जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त 10:23 हैं और आपको हर 2-4 घंटे बाद अपडेट करते रहेंगे और उस वक्त तक अपडेट करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में जो घरों में इंटरनेट लगा हुआ है वो ऑन है, क्योंकि इस वक्त इत्तलात ये हैं कि किसी भी वक्त जो इंटरनेट PTCL है या एयरटेल है या मुख्तलिफ कंपनीज जो घरों में इंटरनेट लगे हुए हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। और ये पाकिस्तान में शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ है, बहुत ज्यादा पैनिक है। और पैनिक की वजह यह है कि इनको अंदाजा है कि लोग बड़ी तादाद में निकलने को तैयार हैं, इनके कंटेनर की कोई हैसियत और औकात नहीं रहेगी और इसीलिए ये ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिससे ये मजीद अपनी सुबकी करवा रहे हैं, लेकिन अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने इस तसल्लुत को कायम रखने के लिए ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में फेसबुक को डाउन कर दिया गया है, व्हाट्सएप को डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है और मोबाइल सर्विसेज बताई जा रही है कि वो किसी भी वक्त मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी या मोबाइल सर्विस तो चल रही होगी लेकिन इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी ये भी आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले सड़क पे लगाए गए एक कंटेनर में रखे हुए सामान में आग लग गई। मतलब कैसे एक कंटेनर में आग लग सकती है, इस हवाले से अजहर मिशवानी साहब ने बहुत अहम ये बात बताई है कि पहले भी पुलिस ने ये किया कि जो कंटेनर्स पुलिस ने पकड़े उसमें से जो कीमती सामान था वो सारा चोरी कर लिया गया, वो लूट लिया गया और लूटने के बाद उस कंटेनर में कोई मतलब ऐसे ही कोई चीजें रख के और उसको आग लगा दी गई और बाद में कहा गया कि सामान जल गया है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इससे भी नुकसान आपका और हमारा, हम सबके टैक्स के पैसों से होता है, क्योंकि होगा ये कि अगर इन्होंने एक कंटेनर पकड़ा है और उस कंटेनर में 5 करोड़ रुपए का सामान था तो ये पहले 5 करोड़ का सामान लूटेंगे, 5 करोड़ का सामान लूट के और उसमें भूसा भर देंगे, कुछ भी भर देंगे और उसको आग लगा देंगे और सरकारी खाते में ये लिखेंगे कि हमने कंटेनर पकड़ा था और उसमें 5 करोड़ का सामान था, वो कंटेनर जल गया है तो लिहाजा अब मालिक को 5 करोड़ रुपया देना है। तो इस तरह से सिर्फ एक कंटेनर से 5 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले लगा लेंगे। इस हद तक मुल्क को, यानी आप इनकी किसी चीज में ये ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते जिसके अंदर ये करप्शन और लूटमार ना करें। और अब देखना कि ये खुद ये बता रहे हैं कि जुलाई से लेके अब तक जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुए हैं 110 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं हमारा खर्चा हुआ है। कहां 110 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है? पुलिस वालों को तो तुम जो ड्यूटी पे बेचारे होते हैं, बेचारे से उनको कह रहा हूं जो बर्बरियत और फसाइयत और यजीदियत नहीं करते, वो ड्यूटी पे जरूर होते हैं लेकिन वो बर्बरियत नहीं करते और वो तो दरिंदे हैं जो बर्बरियत करते हैं। तो उनको तो ऐसे जैसे जानवरों को आप जाके खाना उनके आगे रखते हैं, बच्ची खुची चीजें, तो जानवरों की तरह आप उनको खाना देते हैं। तो 110 करोड़ रुपए कहां गया भाई? जब कभी इस मुल्क में हिसाब होगा, ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि जो करता धरता थे, किसी ने दुबई 5 करोड़ भेज दिया था तो किसी ने 7 करोड़ किसी और मुल्क भेज दिया था, तो किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, तो किसी ने DHA में प्लाट ले लिया था, तो किसी ने बहरिया में प्लाट ले लिया था, तो किसी ने कहीं और प्लाट ले लिया था और इस तरह से इन्होंने प्लाट ले लिए थे और अपने घर बना लिए थे। ये इस तरह की चीजें निकलेंगी। अब मैं आपको बताऊं कि PTI ने, क्योंकि ये देखें ये आसाब की जंग है, ये एक इस वक्त जो है हुकूमत नफसियाती तौर पे दबाव में आई हुई है और इस वक्त PTI ने एक बड़ा नफसियाती वार किया है हुकूमत के ऊपर। जब PTI ने 2 ऐसी खबरें PTI की जानिब से लीक की गई या तासुर दिया गया। एक तासुर PTI की जानिब से यह दिया गया कि हम लाहौर भी, पंजाब जो है वो लाहौर का भी रुख कर सकता है। मैंने इसको चेक किया है लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि अगर जो बलूचिस्तान है और सिंध है उनको भी कहा गया कि आप इस्लामाबाद आए तो फिर पंजाब वालों को कैसे कहा जा सकता है कि आप लाहौर जाएं। लेकिन इस वक्त एक PTI के अंदर एक ये डिस्कशन जरूर हुई है कि जितने ज्यादा कंटेनर्स और रुकावटें लगा दी गई हैं तो अगर वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में निकल आते हैं तो हुकूमत को वक्ता पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो सारी वहां से सिक्योरिटी यहाँ पे इस्लामाबाद बुला लिया है, उन्होंने तैयारियां इस्लामाबाद की हुई हैं और अगर बाकी सारे इस्लामाबाद आते हैं लेकिन लाहौर और उसके गिरदोनवा के अजला लाहौर में इकट्ठे हो जाते हैं तो हुकूमत के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है, लेकिन इससे हुकूमत की बड़ी दौड़ें लग गई हैं, हुकूमत की एकदम परेशानी शुरू हो गई कि अगर ये लाहौर आ गए तो लाहौर क्या होगा, ये मतलब इस वजह से इनकी दौड़ें लगी हैं। तो ये 2 ऐसे सरप्राइजेस PTI ने इनको दिए, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक र्यूमर है, लेकिन उस र्यूमर पे ही हुकूमत पैनिक हो गई और परेशान हो गई और उनकी दौड़ें लग गई। लेकिन अभी तक ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी तक फैसला यही है कि डी चौक को ही सब जो है वो आएंगे। और इसी तरह से दूसरी जो एक खबर थी उसके ऊपर भी एकदम पैनिक हो गया था हुकूमत के अंदर, जब क्योंकि देखें हुकूमत ने जो तैयारी की हुई है ना वो 3 दिन की हुई है।
जुमे की तैयारी उन्होंने की हुई थी और जुमे की उन्होंने तैयारी की हुई थी कि जुमे वाले दिन हम सिक्योरिटी लगाना शुरू करेंगे। फिर उन्होंने हफ्ते को कहा कि तमाम जो भी जिसको जहां पे पहुंचाना था उसको पहुंचा दिया जाएगा, सब अपनी पोजीशनें संभाल लेंगे। और तीसरा जो दिन है उनका वो है इतवार। हुकूमत की ये तैयारी है कि इतवार को ये शो शुरू होगा और इतवार को खत्म हो जाएगा। तो जब एक खबर इस तरह की सामने आई कि तहरीक इंसाफ 3 दिन का प्लान कर रही है कि 3 दिन में वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो खासी परेशानी थी कि कैसे हमारी पुलिस जो है वो 3 दिन तक ड्यूटी करेगी, हमारी सिक्योरिटी वाले कैसे 3 दिन तक ड्यूटी करेंगे इतने शदीद मौसम में। तो इस पर खासी परेशानी थी। लेकिन अभी इस हवाले से जो है वो देखते हैं कि क्या आदमी फैसला होता है। लेकिन ये भी इस खबर के ऊपर भी हुकूमत में काफी पैनिक था, क्योंकि अगर 3 दिन का वो प्लान करते हैं तो फिर आप खुद बताएं ना कि सोमवार को जब सड़कें बंद होंगी और सोमवार को पूरा मुल्क बंद होगा, तो जो ताजिर हैं, जो लोग हैं, वो तो इनका जाके खुद ही हुकूमत के गले पड़ जाएंगे कि तुम चाहते क्या हो, तुम कर क्या रहे हो। तो ये भी एक बड़ा मामला है। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट कोर कमेटी का पीटीआई का इजलास हुआ था उस हवाले से जिसमें मियां असलम इकबाल भी थे, हमाद अजहर भी थे और दीगर लीडरशिप मौजूद थी, और अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां बहुत सख्त बातें की, यानी इस निजाम के हवाले से, हुकूमत के हवाले से। और उसमें ये बताया जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बहुत उनकी सख्त बातें थी और वो बड़े पुरअज़म नजर आए। अब देखते हैं जी आगे कब तक वो इसी अज़म के साथ डटे रहते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि इस एहतजाज की कामयाबी का मेन जो इन्हिसार है वो केपीके के ऊपर है, और केपीके हुकूमत का उसमें ज़ाहिर किरदार होगा। अगर अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं तो फिर पोजीशन और होगी। और हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब के लीड जरूर करें, लेकिन जो फैसला साजी है जिस तरह से अनाउंस किया गया कि वो इमरान खान के हाथ में होगी कि एहतजाज खत्म कब कर रहे हैं, वो कोई और नहीं कर सकता, या इमरान खान साहब ने जो एक कमेटी बनाई है वो करे। किसी एक बंदे के हाथ में एहतजाज खत्म करने वाली चीज जो है वो इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि केपीके के जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो लीड कर रहे होंगे तो उससे जो है वो असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। और इस वक्त जो केपीके से मैंने बात की, केपीके में बहुत से वहां लोगों से कि क्या सूरत हाल है, तो वहां से इतला यही है कि पूरे तौर पे लोग पुरअज़म है, चार्ज हैं। और मेरी जो इतला है वो ये है कि केपीके से आज तक इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले किसी भी प्रोटेस्ट के लिए जितने कल लोग निकलेंगे। 11 बजे का टाइम दिया गया है, 9 बजे से लोग अपने हलकों से निकलेंगे, 11 बजे उन पॉइंट्स पे पहुंचेंगे जिन पॉइंट्स से उनको रवाना होना है। तो केपीके से इतलात यही है कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये जो कुछ कल पाकिस्तान के अंदर पीटीआई करने जा रही है, इसमें पीटीआई का ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनेशनल एक तवज्जो हासिल करना है, और ताकि पूरी दुनिया में पता चले, क्योंकि कल जब पीटीआई वाले यहाँ निकल रहे होंगे तो उस वक्त पूरी दुनिया में भी एहतजाज हो रहा होगा। तो उनका यह ख्याल है कि कल इतने लोग निकलेंगे हर शहर से, और हर शहर में मैच पड़ेगा, हर शहर में तमाशा लगेगा। तो उनका यह ख्याल है कि ये इंटरनेशनल स्टोरी तो कल हर सूरत में जो है वो बन जाएगी। तो लग भी यही रहा है कि असल जो पीटीआई का टारगेट है वो इंटरनेशनल है। और इसी तरह से जो इस वक्त तक इत्तलात है वो यही है कि पीटीआई के लोग जो हैं इस वक्त भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इस वक्त भी लोग निकले हुए हैं, इस वक्त भी कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त भी कंटेनर लगाने में जो है वो मसरूफ है, और हुकूमत इस वक्त भी रुकावटें खड़ी करने में मसरूफ है। अब बहुत करीब आता चला जा रहा है टाइम। जाहिर है अब से 1.5 घंटे बाद, अब 10:30 हो चुके हैं, तो 1.5 घंटे बाद अब से यानी तारीख चेंज हो जाएगी, 24 नवंबर का आगाज हो जाएगा। लेकिन जो लोगों ने निकलना है वो केपीके से या बाकी शहरों से, वो सुबह निकलना है। जाहिर है किसी ने 7 बजे, किसी ने 10 बजे, किसी ने 11 बजे। तो इसलिए जब काफिले रवाना होंगे तो फिर असल सूरत हाल का पता चलेगा। लेकिन अगर ये इंटरनेट जो है वो जो घरों में लगे हुए हैं ये भी बंद हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है काफी एक हो जाएगा कि कोई पता नहीं होगा कि कौन कहां से निकला है, क्या सूरत हाल है, और एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो बन जाएगी। लेकिन ये भी अभी तक कोई अफवाहें हैं, अभी तक ऐसी सॉलिड चीज नहीं है। लेकिन हुकूमत को बहुत बार इन अफवाहों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि पहले जब ये बात पहले सामने आ गई थी कि 8 फरवरी को इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी, तो आपने देखा था कि पीटीआई ने पहले ही सारा प्लान कर लिया था, और पीटीआई ने सारा प्लान करके और उसके ऊपर उन्होंने निशानात पहले बता दिए थे। और इमरान खान साहब के फेसबुक पेज पे आप मैसेज करते थे तो वहां से आपको उम्मीदवार का भी पता चल जाता था और निशान का भी पता चल जाता था। मैं कुछ चीजें देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन आनी थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो डाउन है,
تو اس وقت کوئی اس طرح کی انفارمیشن مزید جو ہے وہ نہیں سامنے آئی. باقی جو ہے وہ خالد خورشید صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے جو اس وقت سب سے بااعتماد ساتھی ہیں، جن پہ عمران خان صاحب بڑا انحصار کرتے ہیں، جن پہ بڑا عمران خان صاحب کو مان ہے، جن پہ بڑا فخر ہے عمران خان صاحب کو، جن سے عمران خان صاحب بہت امیدیں رکھتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں. اور خالد خورشید صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ آج تک آسمانی آفات سے گلگت بلتستان کے راستے بند ہوتے دیکھے تھے، پر ہماری تاریخ میں پہلی بار گلگت بلتستان کی حکومت خود پہاڑوں میں بلاسٹنگ کر کے راستے بلاک کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز تو پہنچ جائیں گے اسلام آباد، لیکن گلگت بلتستان کے عوام کا کیا قصور تھا جس کی سزا یہ ناجائز حکومت دے رہی ہے؟ ان روڈز کی مرمت پر جو عوامی پیسے خرچ ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 24 نومبر کو انشاءاللہ تمام ناجائز حکومتوں کا خاتمہ شروع ہوگا. میرا وعدہ ہے کہ جتنے لوگ پہلے ڈی چوک نکل رہے تھے اب اس سے زیادہ ڈی چوک پہنچیں گے. اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالد خورشید صاحب پہ جی بی کے لوگ بہت جو ہے اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو لے کے نکلیں گے. ساتھ ساتھ اور کچھ چیزیں آپ کو بتا دیں کہ کرم میں کرم کے جو علاقے ہیں علی زئی اور گبن، وہاں پہ بہت زیادہ ابھی بھی اطلاعات بہت نیگیٹو آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. اور ابھی تک کوئی ہمیں جو وفاقی حکومت ہے اس کا کسی بھی طور پہ کوئی فوکس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یہ بہت ہی یہ پریشان کن صورتحال ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک جو اپنی ذات مفاد کے لیے چیزیں کر رہی ہے ان کا کسی طرح کا کوئی فوکس جو ہے وہ عوامی ایشوز پر نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو کچھ صورتحال ہے اس کی جو کچھ صورتحال ہے کرم کی، اس کے اوپر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ایک مریض جو ہے ایمبولینس میں راستے میں پھنس کر اور ان کو راستہ نہیں ملا تو اس مریض کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اب مجھے بتائیں کہ کیا جس مریض کی ڈیتھ ہوئی ہے کیا اس کے قتل کا مقدمہ مریم نواز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پنجاب میں مریم نواز کی اجازت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. جس طرح سے کنٹینرز لگائے گئے ہیں، سڑکیں بند کی گئی ہیں اور مریم نواز کے پیچھے نواز شریف بیٹھا ہے جو اصل فیصلے کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف پر ایف آئی آر ہونی چاہیے اس غریب مریض کی ڈیتھ کی جو بیچارہ بے گناہ اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑے صحافی ہیں، ان کے ایک فیک ٹویٹ کو لے کر جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی ایک پی ٹی آئی نے اپنے الگ سے رپورٹنگ کے لیے ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ کہ اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کس طرح سے چیزیں آگے پہنچیں گی، یہ بھی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ پر ایف آئی آرز کا سلسلہ جاری ہے. جو ان کے اوپر ایف آئی آر کرانے والے ہیں کوئی منشیات فروش ہے تو کوئی جسم فروش ہے تو کوئی کیا ہے، تو انتہائی مطلب 2 نمبر قسم کے جو لوگ ہیں ان کو مدعی بنایا جا رہا ہے. اور اس سے آپ ایک اندازہ لگائیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے قریب کس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے، موجودہ جو حکومت ہے، ان کا جن لوگوں پہ انحصار ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں. جو قبضہ مافیا ہوگا، جو ڈرگ ڈیلر ہوگا، جو سمگلر ہوگا، جو ہیومن سمگلنگ والا ہوگا، جو 2 نمبر ہوگا، جو 2 نمبر سوسائٹی والے ہوں گے، جو چور ہوں گے، جو ڈاکو ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، قاتل ہوں گے، ہر 2 نمبر بندہ ہماری حکومت کا اس وقت ایسٹ ہے. اسی سے آپ ان کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا لیں. اب آپ بتائیں کہ یہ جس طرح کے گندے لوگوں سے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایف آئی آر کروائی جا رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حکومت کا ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں. تو جن کا ایسٹ یہ ہو تو وہ خود کتنے گندے ہوں گے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اسی طرح سے چار دیواری کا تقدس ابھی تک جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. اور یہ جناب اس وقت تک کی صورتحال ہے، احوال ہے. اور جیسے ہی جو مزید کوئی ایسی خبریں ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس وقت تک کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کل جو ایک باہر سے ڈیلیگیشن آنے وہ آ رہا ہے، اب پتہ نہیں وہ آ بھی رہا ہے یا نہیں. تو ساتھ جو لوگ ظاہر ہے بس اڈے خالی ہیں اور بسیں چل نہیں رہی، تو اس لیے ریلوے اسٹیشنز کے اوپر بہت زیادہ رش ہے اور ٹرینوں میں جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہیں جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. تو باقی جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہوں گی تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.